बहुत स्वागत है दोस्तों। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे समय अपनी जन्मशती मना रहा है जिस समय विश्व पूंजीवाद एक बार फिर से बड़े संकट की चपेट में आ चुका है। एक सदी पहले जब आरएसएस बना था तब भी विश्व पूंजीवाद इसी तरह एक बड़े संकट की गिरफ्त में था, जिसका भीषण परिणाम पहले 1929 में शुरू हुई महामंदी और फिर उससे उपजे दूसरे विश्व युद्ध के रूप में सामने आया था। एक तरफ विश्व सरबराह की अक्टूबर विजय से उपजी विश्व समाजवादी क्रांति की खुली चुनौती उसके सामने थी, तो दूसरी तरफ वैश्विक आर्थिक संकट मौजूद था। इस संकट के चलते वर्किंग क्लास का तेजी से रेडिकलाइजेशन, उसका क्रांतिकरण हो रहा था और तमाम देशों में पूंजीवादी शासक दुनिया के लाल हो जाने की आशंका से भयभीत थे। अक्टूबर क्रांति के विरुद्ध पूंजीवादी प्रतिक्रिया के रूप में यूरोप में फांसीवाद और शेष दुनिया में सामाजिक जनवाद पूंजीवाद की ढाल बनकर सामने आए थे। जल्दी ही पूंजीवाद की चौकीदारी में जुटे सामाजिक जनवादियों की जगह स्टालिनवादियों ने ले ली थी और वे पूंजीवाद की चौकीदारी में जुट गए थे। भारत में फासिस्टों की लामबंदी हिंदू महासभा और आरएसएस जैसे बैनरों के नीचे शुरू हुई थी। इन भगवा फासिस्टों ने न सिर्फ विचारधारा बल्कि संगठन के तौर तरीके भी जर्मन नाजियों और इटालियन फासिस्टों से उधार ले लिए थे। हिटलर और मुसोलिनी के इन अनुयायियों ने सिर्फ यहूदी विरोध को मुस्लिम विरोध से प्रतिस्थापित कर लिया था। इन फासिस्टों का मुख्य काम था लड़ाकू जनता को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष से विरत करना और इस तरह पूंजीवाद साम्राज्यवाद की चौकीदारी करना। इस लक्ष्य के लिए इन्होंने हिंदू मुस्लिम धार्मिक सांप्रदायिक वैमनस्य को अपना हथियार बनाया और इसके सहारे इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाकू मेहनत का जनता की लामबंदी और उसके संघर्ष को पलीता लगाते हुए, उसे चकनाचूर करते हुए ब्रिटिश साम्राज्यवाद को सीधी मदद दी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन और 1946 के नौसैनिक विद्रोह का खुला विरोध करने वाले इन संघियों ने भारतीय उपमहाद्वीप के सांप्रदायिक विभाजन की ब्रिटिश योजना की सफलता के लिए बाकायदा जमीन तैयार की थी। 1947 में भारत के दुर्भाग्यपूर्ण सांप्रदायिक विभाजन में इन संघियों की प्रमुख भूमिका थी। मुस्लिम विरोधी विष फैलाकर दो राष्ट्र के कुत्सित सिद्धांत को मान्यता देकर संघ ने सांप्रदायिक दंगों के लिए जमीन तैयार की थी, जिनमें 20 लाख लोग मारे गए थे और 2 करोड़ से ज्यादा हिंसा, आगजनी, लूटपाट और बलात्कारों का शिकार हुए थे। संघ की विशैली सांप्रदायिक राजनीति ब्रिटिश और बाद में भारतीय पूंजीपतियों के लिए वरदान साबित हुई। इस जहर के सहारे उपनिवेशवाद विरोधी क्रांति को खून की नदी में डुबो दिया गया और इससे पैदा हुई अफरा तफरी के बीच भारतीय पूंजीपतियों ने ब्रिटिश पूंजीपतियों के साथ क्रांति के खिलाफ समझौता करके भारतीय उपमहाद्वीप का भारत और पाकिस्तान के बीच धार्मिक सांप्रदायिक आधार पर विभाजन कर दिया और सीमा के दोनों तरफ इन पूंजीपतियों ने सत्ता हथिया ली। सांप्रदायिक विभाजन का विरोध कर रहे गांधी की इन भगवा फासिस्टों ने 30 जनवरी 1948 को नृशंस हत्या कर दी। 1948 में तेलंगाना के किसान विद्रोह का इन फासिस्टों ने खुला विरोध किया। क्रांति के उठते ज्वार के बीच ये फासिस्ट कभी भी कहीं नहीं थे। पहली संसद में इन्हें मुश्किल से 2 सीट मिली, ये थी इनकी लोकप्रियता। 1947 के सांप्रदायिक विभाजन से भी ये फासिस्ट संतुष्ट नहीं हुए। तब से वे निरंतर इस विभाजन को पूरा करने में जुटे रहे हैं। भारत के भीतर मुस्लिमों और बाहर पाकिस्तान के खिलाफ जहर बोकर वे उन झूठी और अंधराष्ट्रवादी भावनाओं को हवा देते रहे हैं जिनकी जड़ें
1947 के सांप्रदायिक विभाजन में धंसी है। 1947 से अब तक हजारों छोटे बड़े सांप्रदायिक दंगों के पीछे मुख्य रूप से ये भगवा फासिस्ट ही रहे हैं। हाल ही में तमाम गुंडे मवालियों को गोरक्षा दलों में संगठित करते हुए इन संघियों ने हिंसक मुहिम शुरू की थी, जिसका उद्देश्य गोमांस के एक्सपोर्ट कारोबार पर एकाधिकार स्थापित करना था। हालांकि दंगों और मॉब लिंचिंग जैसे दूसरे मानवद्रोही अपराधों में संघ के नेता अपना हाथ होने से इनकार करते रहे हैं, मगर सच यह है कि इन अमानवीय अपराधों का संगठन करने वाले निरपवाद रूप से संघ के ही अनुयायी हैं। मगर हिंदू वाहिनी, दुर्गा वाहिनी, हिंदू सुरक्षा समिति, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे दर्जनों बैनरों को अपना परिवार बताने वाले आरएसएस की कोई औपचारिक सदस्यता न होने से इन आरोपों को साबित करना अत्यंत दुष्कर है। दोगले और दो मुंहे फासिस्ट, पूंजीवाद और बड़े पूंजीपतियों के खांटी समर्थक और समाजवाद, क्रांति और वर्किंग क्लास के कटु विरोधी हैं। 1947 के बाद पूंजीवाद को स्थिर रखने की कवायद के हिस्से के रूप में ही इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के फर्जीवाड़े को गढ़ा है, उसे निरंतर सींचा है और कश्मीर से उत्तर पूर्व तक दमित राष्ट्रीयताओं के हर संघर्ष का विरोध किया है। भारतीय राष्ट्रवाद की मरीचिका की दरकती दीवारों को हिंदुत्व और सनातन जैसे और भी फर्जी आधारों पर खड़ा करने की कोशिश संघी फासिस्ट आज भी जारी रखे हुए हैं। हिंदुत्व की विषैली और गली सड़ी विचारधारा को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बताते मराठी ब्राह्मणों पर केंद्रित संघ परिवार ने दलित जातियों और दमित राष्ट्रीयताओं पर हर दमन को समर्थन देना जारी रखा है। 1947 के बाद संघ की गतिविधियों का केंद्रीय बिंदु मेहनतकश जनता को बड़े पूंजीपतियों के लूटराज के खिलाफ एकजुट होने से रोकने के लिए हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटे रखना रहा है, ताकि संघ के संरक्षक बड़े पूंजीपति मजे से अपना शासन जारी रख सकें। राष्ट्र और राष्ट्रवाद को सर्वोच्च आदर्श मानने वाले सभी फासिस्टों की तरह संघी भी अंतर्राष्ट्रीयतावाद का दुर्दांत विरोध करते हैं। हाल ही में गजा पर इस्राइल अमेरिका के पाशविक अत्याचार को संघ ने पूरा समर्थन दिया है और सांप्रदायिक विष फैलाकर फिलिस्तीन में उनकी नस्लीय सफाई की हिंसक मुहिम को मदद दी है। संघ जातिवाद का भी पक्का समर्थक है। संघियों के बीच गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध गोलवलकर की पुस्तक वी एंड अवर नेशनहुड डिफाइंड और उनके विचार संग्रह बंच ऑफ थॉट्स में मुस्लिमों के विरुद्ध जहर उगलने के साथ साथ दलितों और महिलाओं पर भी इसी तरह की अभद्र टिप्पणियां की गई हैं। गोलवलकर ने लिखा कि क्या शान थी हमारी पुरातन व्यवस्था की, जिसमें दलित ब्राह्मणों के सामने अपने जूते सिर पर रखकर चलते थे। संस्कृति में जो कुछ भी गला सड़ा है, उच्छिष्ट है, संघ उसी का समर्थक है, उसी का प्रतिनिधि है। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने हाल ही में कहा था कि औरतों को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, शादी से पहले उन्हें पिता और शादी के बाद पति के मातहत रखा जाना चाहिए। हेडगेवार और गोलवलकर जैसे इनके नेता पूंजीवाद के खुले समर्थक और समाजवाद के कट्टर वैरी हैं। आरएसएस इमरजेंसी के विरोध का क्रेडिट लेता है, मगर सच यह है कि संघ इमरजेंसी के समर्थन के लिए हमेशा तैयार था। आरएसएस के शीर्ष नेता और सरसंघ चालक बाला साहब देवरस ने इंदिरा गांधी को चिट्ठियां लिखी थी कि यदि इंदिरा गांधी आरएसएस के नेताओं को रिहा कर दें तो आरएसएस इमरजेंसी का समर्थन करने के लिए तैयार है, मगर उनके दुर्भाग्य से इंदिरा गांधी नहीं मानी। 1947 के बाद संघ की तमाम उपलब्धियों में मोदी सरकार
सबसे ऊपर है। 47 के बाद भारत में बनी तमाम पूंजीवादी सरकारों में संघ प्रायोजित यह मोदी सरकार सबसे भ्रष्ट, जनविरोधी और निकम्मी साबित हुई है। अडानी और अंबानी सहित मुट्ठी भर धन कुबेरों के हाथ का खिलौना बन चुकी मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के साथ साथ मेहनतकश जनता की लूट और दमन को भी 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। हाल ही में हम सब ने देखा कि कैसे भारी जीएसटी लादकर कई साल जनता को लूटा गया और अब बिहार चुनाव से ठीक पहले वोटरों को रिझाने और ठगने के लिए जीएसटी रेट्स को नीचे कर दिया गया है। चुनाव के बाद निश्चित रूप से उन्हें फिर ऊपर कर दिया जाएगा। मोदी सरकार के नोटबंदी जैसे मूर्खतापूर्ण और जनविरोधी कारनामे की उसका हश्र भी हम सब देख और भुगत चुके हैं। कोविड महामारी के दिनों में मोदी सरकार का असली रंग भी मेहनतकश जनता ने देखा ही था। इस दौर में मोदी सरकार वैक्सीन के नाम पर घोटालों में व्यस्त थी, जबकि उसकी पुलिस लोगों पर डंडे बरसा रही थी। सांप्रदायिक घृणा और पाकिस्तान के खिलाफ भावनाएं भड़काकर मोदी सरकार बहुसंख्यक हिंदू सांप्रदायिक वोटों का अपने पक्ष में ध्रुवीकरण करने में सफल रही है। इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के सहारे ही मेहनतकश जनता को बरगलाकर उसे बेवकूफ बनाकर मोदी सरकार सत्ता में आई थी और आज भी टिकी हुई है। फासिस्टों की इस सफलता के पीछे दरअसल फासिस्टों को नहीं बल्कि विपक्षी लिबरल पार्टियों को क्रेडिट जाता है, उनकी नपुंसकता को क्रेडिट जाता है और इसके अलावा स्टालिनवादी कम्युनिस्ट पार्टियों की झूठी मेंशेविक नीतियों को क्रेडिट जाता है, जो मोदी सरकार के सत्ता में आने और सत्ता में बने रहने के लिए मुख्य कारक रही हैं। संघ और उसके भगवा फांसीवाद के विरोध की किसी सार्थक रणनीति को सामने ला पाने में असफल रही स्टालिनवादी कम्युनिस्ट पार्टियों ने इस विरोध के नाम पर गाहे बगाहे भ्रष्ट, संकीर्ण, निकम्मी जातिवाद और क्षेत्रवाद की समर्थक पूंजीवादी पार्टियों के साथ सिर्फ चुनावी गठजोड़ संपन्न करते हुए पूंजीवादी नेताओं को प्रमोट किया है और उन्हें सत्ता लेने में मदद दी है। बिहार में भी वे यही कर रहे हैं। वहां वे राजद और कांग्रेस के साथ संघात बनाकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने और उसकी सरकार बनाने में जुटे हुए हैं। इन नेताओं के कुराज ने ही संघ की प्रतिनिधि पार्टी भाजपा के लिए जमीन तैयार की है। मगर बढ़ते आर्थिक राजनीतिक संकट के बीच अब ये तिलिस्म गायब हो रहा है, टूट रहा है और मोदी सरकार मेहनतकश जनता के आक्रोश के निशाने पर आ रही है, जो सचेत आंदोलनों में स्पष्टतः सामने आ रहा है। न सिर्फ अल्पसंख्यक समुदायों बल्कि बहुसंख्यक हिंदू समुदायों के बीच भी मोदी राज घृणा का बायस बन रहा है और मोदी सरकार आइसोलेट होती जा रही है। संघ और उसकी मोदी सरकार को भारत के तमाम बड़े पूंजीपतियों का खुला समर्थन हासिल है। इस समर्थन के बावजूद मोदी सरकार सभी मोर्चों पर असफल रही है। बढ़ती महंगाई और मुद्रास्फीति, घटते रोजगार के अवसर और निरंतर गिरते जीवन स्तर ने मोदी मैजिक को गायब कर दिया है। 2 दशकों से सत्ता में बने रहकर भी सभी मोर्चों पर चौपट रही मोदी सरकार की ये शर्मनाक विफलता दरअसल संघ की ही विफलता है। इसीलिए संघ की जन्मशती के मौके पर बोलते हुए मोदी संघ की उपलब्धि के रूप में अपनी सरकार की किसी सफलता का जिक्र तक करने का दुस्साहस नहीं कर सका। फांसीवाद का खुला समर्थक संघ संकटग्रस्त पूंजीवाद का हिंसक दस्ता है। इसकी सत्ता बड़े पूंजीपतियों की आतंकी तानाशाही है, जिसके खिलाफ संघर्ष मजदूरों का, युवाओं का, हम सब का कार्यभार है। बहुत शुक्रिया साथियों, साथ रहने के लिए। इस संघर्ष को जारी रखेंगे फांसीवाद के खिलाफ, संघ के खिलाफ। बहुत बहुत धन्यवाद।